अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ क्लियर है? ओके, थैंक यू। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का चैप्टर चल रहा है हमारा, और कॉस्ट हमने शुरू किया था। हमने टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ देखा था, और इसको हमने डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू टोटल प्रोडक्ट। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने कही थी कि ये पैरेलल होंगी एक दूसरे के। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगी जैसे हम देख रहे हैं, और इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहेगी। फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल बनेगा इस तरीके से। ठीक है, एवरेज की तरफ चलना था। पहले मुझे बताओ कि टोटल का जो ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ समझ में आ गया था? और ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, ये पूरा हमने क्लियर किया था। इंक्रीजिंग हमने कहा था इंक्रीजिंग रेट क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट क्या होता है, इसके ऊपर बहस की थी और इसकी एग्जांपल भी दिखाई थी। ठीक है ना? टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्लियर है हमें? ठीक है ना? इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट। टोटल कॉस्ट जो है इनिशियली इट राइजेस विद अ डिक्रीजिंग रेट बिकॉज टोटल प्रोडक्ट तेज़ी से बढ़ रहा होता है, और फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट स्टार्ट टू राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट बिकॉज टोटल प्रोडक्ट स्लोली बढ़ रहा है और एमपी फॉल हो रहा है। एमपी से लिंक था सारा। ठीक है ना? ये डायग्राम क्लियर है तो ओके लिख के भेज दो, हम आगे बढ़ रहे हैं। इस डायग्राम में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो, क्लियर तो ओके लिख के भेज दो। ओके ओके, समीर ठीक है। ठीक है, हबीबा, अरीज, अरीज। ओके, मूविंग ऑन। जो हमने नेक्स्ट देखना था वो एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे रिएक्ट करती है ये देखना है। जी, इसका भी हमने लिंक बनाया था, डिस्कस किया था, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये हमने किया था मार्जिनल प्रोडक्ट के लिहाज से, और बार बार बता रहा हूँ, जब हम प्रोडक्ट का ग्राफ बनाते हैं तो एक्सेस डिफरेंट होता है। प्रोडक्ट के ग्राफ में यहाँ लेबर आता है या कोई और फैक्टर आएगा, और राइट हैंड साइड पे हमेशा, मतलब जो आपकी वाई एक्सेस है उस पर हमेशा आउटपुट होगा, और यहाँ एक्स एक्सेस पे आउटपुट होता है, यूनिट्स होता है, यूनिट्स प्रोड्यूस जो है, और वाई एक्सेस पे कॉस्ट होती है। हमने कहा था कि जितने यूनिट्स Q1 लेबर बनाएंगे, क्योंकि तब तक एम बढ़ रहा है, उस पॉइंट तक एम मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम होती रहेगी। ये स्मॉल Q1 रेफर कर रहा है यूनिट्स को, कैपिटल Q1 रेफर कर रहा है लेबर को। ये दोनों इक्वल नहीं है। लेबर हो सकता है कि 10 हो और यूनिट जो उन्होंने बनाए हो वो 80 हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो बस वो हमने Q1 दोनों को इसलिए लिखे ताकि हमें ये पता चले कि इतने लेबर्स ने, Q1 लेबर ने, कैपिटल Q1 लेबर ने स्मॉल Q1 यूनिट्स बनाए। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद Q1 से Q2 तक, अच्छा ये वाला Q2 नहीं, ये MP जहाँ तक, इसको Q3 कर लेते हैं यहाँ तक। MP जहाँ तक, या Q1 के बाद से ही कर लें। Q1 के बाद से हमें पता है कि MP फॉल हो रहा है। ठीक है, बाद में जाकर नेगेटिव भी हो रहा है, लेकिन जब MP फॉल होता रहेगा उसके बाद आफ्टर Q1, तो आफ्टर Q1 मार्जिनल कॉस्ट विल कीप ऑन राइजिंग। ठीक है ना? जब तक Q1 लेबर के बाद आपने जो लेबर हायर की है, उन्होंने जितने यूनिट्स बनाए उन सारे यूनिट्स पे योर मार्जिनल कॉस्ट वाज राइजिंग। ठीक हो गया? फिर हमने रिलेशनशिप पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट का। ये मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको हम लिख भी रहे थे, यहाँ पे देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट मैंने कहा था ये उसी तरीके से रिएक्ट करेगी जिस तरीके से MP और AP रिएक्ट करता है, उसी तरह MC और AC रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जब तक मार्जिनल कॉस्ट टिल Q1
Q1 तक हमने देखा है, Q1 तक मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज से कम है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है। जब तक MC इज लेस देन AC, एवरेज कॉस्ट विल कीप ऑन फॉलोइंग। आपका अगले यूनिट की कॉस्ट जब तक कम होती रहेगी तब तक आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती रहेगी, ठीक है ना। अगले यूनिट की कॉस्ट कम होती रहेगी ऑन गोइंग एवरेज से, तब तक एवरेज कॉस्ट कम होती रहेगी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। Q1 तक क्या हो रहा है, AC is falling. Why is AC falling? Because till Q1 MC is less than AC, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, आफ्टर Q1 एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, और यही मैंने आपसे पूछा था लास्ट क्लास में, आफ्टर Q1 एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग। वाई, क्यों, क्या लिखे हम यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट क्यों बढ़ रही है आफ्टर Q1, कोई बता सकते हैं? आफ्टर Q1 एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है ना, एवरेज कॉस्ट पहले कम हो रही थी, ये ग्रीन में एवरेज कॉस्ट है ना, ग्रीन में, तो एवरेज कॉस्ट पहले कम हो रही है फिर बढ़ रही है। आफ्टर Q1 इट स्टार्ट टू राइज। व्हाई डिड इट स्टार्ट टू राइज आफ्टर Q1? ये समझ में आया तो बताओ क्या आंसर है इसका, आफ्टर Q1 वाई एवरेज कॉस्ट राइजिंग। नहीं समझ में आया पूछो। जी समीर, अरीज, हानिया, सिमरा, मारू, why is the average cost rising after Q1? क्या जवाब है इसका, बताओ भाई। एवरेज कॉस्ट पहले फॉल हो रही है फिर बढ़ रही है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट फॉल होने का रीजन मैंने यहाँ लिख दिया। एवरेज कॉस्ट फॉल क्यों हो रही है, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है टिल Q1। आफ्टर Q1 एवरेज कॉस्ट राइज हो रही है, हम देख रहे हैं इस डायग्राम में। क्यों राइज हो रही है ये बता दें आप, क्यों राइज हो रही है? बिकॉज एवरेज कॉस्ट इज लेस देन, यस, इससे बेहतर वेरीज मैथ्स में ना लिखो, मार्जिनल के लिहाज से बोलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, बिकॉज मार्जिनल इज ग्रेटर देन एवरेज। आंसर क्या होगा इसका, बिकॉज नाउ मार्जिनल इज ग्रेटर देन एवरेज। अगर आप डायग्राम पे भी देखें, आफ्टर Q1 जो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यूज हैं वो एवरेज कॉस्ट के ऊपर है। बिफोर Q1 मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो एवरेज कॉस्ट, ठीक है। जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो गई, जैसा कि अरीज ने कहा, उस वक्त एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई। इस पॉइंट के बाद से मार्जिनल इज ओवर एवरेज, मार्जिनल ज़्यादा एवरेज से। जैसे ही मार्जिनल ज़्यादा होगी एवरेज से, एवरेज कॉस्ट विल स्टार्ट टू राइज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि मार्जिनल कॉस्ट, तो उसी में लिख लेते हैं, इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ये आपका आंसर है। पॉइंट नंबर 2 समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। हमने प्रोडक्ट में भी यही पढ़ा था। अभी मुझे बताओ कि समझ में आया? पॉइंट 2 क्लियर करना ज़रूरी है यार, कोई भी कंफ्यूजन है सब पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। अब क्लियर है बस, अब ठीक है बस। ठीक है, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई मार्जिनल जब एवरेज के ऊपर हुई है, तो ना Q1 के बाद से किसी पॉइंट पे देखें, कोई भी आप Q की वैल्यू लें, उस पर एवरेज कॉस्ट इतनी आ रही है, ये वैल्यू एवरेज कॉस्ट की, ये वैल्यू है मार्जिनल कॉस्ट की, ठीक है। तो एवरेज मार्जिनल जब एवरेज के ऊपर वैल्यू आ रही है, उस वक्त एवरेज स्टार्ट टू राइज। आफ्टर Q1 सारी वैल्यूज पे मार्जिनल का जो ग्राफ है वो एवरेज के ग्राफ के ऊपर है। जैसे ही Q1 के बाद हम यही कह रहे हैं,
मार्जिनल एवरेज से ज़्यादा हो गई है, इस वजह से एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है। एवरेज बढ़ने का एक ही रीज़न है, एवरेज बढ़ेगी कब? जब मार्जिनल एवरेज से ज़्यादा होगी। एवरेज कम कब होगी? जब मार्जिनल एवरेज से कम होगी। ये हो रहा है, ये रीज़न है इसका, ये रीजनिंग है। ठीक है, हो क्या रहा है हमने बताया, ये हो रहा है, एवरेज कॉस्ट कम हो रही है या बढ़ रही है। एवरेज कॉस्ट कम क्यों होती है? बिकॉज मार्जिनल इज लेस देन एवरेज। एवरेज कॉस्ट बढ़ती क्यों है? बिकॉज मार्जिनल इज नाउ मोर देन एवरेज आफ्टर Q1। क्लियर है ये चीज़? तो ओके लिख के भेज दो, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। ओके ठीक है, स्कोर देख लेते हैं। फाइनली आपको ये पता होना चाहिए कि तीसरा पॉइंट क्या है इसका। एट Q1, Q1 पे क्या हो रहा है? एक तो हमने टिल Q1 देखा, फिर आफ्टर Q1 देखा। Q1 पे क्या हो रहा है? एवरेज कॉस्ट जो है वो इज मिनिमम। एट Q1 एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, ये एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। पहले कम होती थी फिर बढ़ रही है, ठीक हो गया। एट Q1 एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, और वो मिनिमम कब है? उस मिनिमम कब होगी? जब मार्जिनल एवरेज के इक्वल होगी। जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी। क्लियर है ये पॉइंट नंबर 3? कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है। ये हमने एमपी और एपी के बारे में भी इस तरीके से ही पढ़ा था कि एमपी कब बढ़ेगा, कब कम होगा, कब हाईएस्ट होगा। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 3 क्लियर है। और मैं एक बार याद दिला दूं आपको एमपी और एपी का सीन भी। ये मार्जिनल प्रोडक्ट था हमारा, ये एवरेज प्रोडक्ट था। यहाँ पे भी अगर हम Q1 बना लें तो टिल Q1 क्या हो रहा है? एवरेज इज राइजिंग। एवरेज राइज क्यों कर रहा है? बिकॉज टिल Q1 मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। अगर मार्जिनल एवरेज से ज़्यादा एवरेज बढ़ेगा। आफ्टर Q1 क्या हो रहा है? खामोश हो गया। एवरेज इज फॉलिंग। क्यों? बिकॉज नाउ मार्जिनल इज लेस देन एवरेज। हमें दिख रहा है मार्जिनल की वैल्यूज एवरेज से कम है, और ये पॉइंट जहाँ पे ये मैक्सिमम है वहाँ पे मार्जिनल और एवरेज इक्वल है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए तो ओके लिख के भेज दो, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। कंफ्यूजन है 3 वाला दोबारा कर दें। इसमें समझने का सिर्फ यही है, देखो ना कि एक वैल्यू पहले फॉल कर रही है फिर राइज कर रही है, तो राइज करने से पहले अपने मिनिमम पे फॉल सारा उसने कर लिया। एवरेज कॉस्ट की अगर आप बात देखें, एवरेज कॉस्ट का ग्राफ इस तरीके से होता है। एवरेज कॉस्ट पहले फॉल करती है फिर राइज करती है। ठीक है, जो इसका मिनिमम पॉइंट होता है, ये पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल होंगे। इस पॉइंट पे टच करेगा मार्जिनल एवरेज को। उससे पहले एवरेज इज फॉलिंग, एंड वाई इज एवरेज फॉलिंग? बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, इसीलिए एवरेज कॉस्ट फॉल कर रही है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो गई एवरेज कॉस्ट से, इसलिए एवरेज कॉस्ट राइज कर रही है। ठीक है, एक्सेस नहीं भूल लें। यहाँ पे हम क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स लिखते हैं या आउटपुट लिखते हैं, और यहाँ पे हम कॉस्ट लिखते हैं। ठीक है ना, आउटपुट ही लिख दे तो बेहतर है ताकि आप भूले नहीं। क्लियर है ये डायग्राम? बिल्कुल क्लियर है तो ओके लिख के भेज दो, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। नई वाली डायग्राम का Q1, नई वाली डायग्राम का Q1 क्या होगा? जो इसका मिनिमम पॉइंट है ना,
जो मिनिमम पॉइंट है इसका Q1 यही होगा ना, ठीक है। टिल Q1 एवरेज इज फॉलिंग, आफ्टर Q1 एवरेज इज राइजिंग। ठीक हो गया, रीजनिंग ये है, पहले मार्जिनल कम एवरेज से, फिर मार्जिनल ज़्यादा एवरेज से। और एट Q1 क्या हो रहा है, एट Q1 अगर हम देखें तो ये होगा पॉइंट जहाँ पे एवरेज इज मिनिमम। और उसकी रीजनिंग क्या है, इसकी रीजनिंग है ये, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इस पॉइंट में। जब इक्वल होगा तो मिनिमम पे होगा। ओके, हो गया। आगे बढ़ते हैं, जरा सा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं कैसे रिएक्ट करती है। तो जिस तरीके से पहले पहले हम चलिए साथ साथ नोट्स बना रहे हो होपफुली, तो नेक्स्ट जो है वो समझने के लिए, ये तो हमने जो सारी डिस्कशन की, ये डिस्कशन थी, इसकी है तो ऊपर हेडिंग पे लिख दो, वॉज रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है ना, AC लिख देते हैं आमतौर पर हम, क्योंकि आप आगे वाली चैप्टर्स में देखेंगे कि हम एवरेज कॉस्ट ही सिर्फ देख रहे होते हैं, तो हम वेरिएबल हट जाती है। लेकिन अभी के लिए ATC लिखते हैं पूरा, तो एवरेज टोटल कॉस्ट की बात हो रही है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ताकि मार्जिनल एवरेज टोटल कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगला जो हमें समझना है रिलेशनशिप, वो क्या है, वो है बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसकी डायग्राम बना लेते हैं, कॉपी भी करें साथ साथ। होपफुली पुराना वाला सारा किया है कॉपी, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, जो मैं बोल रहा हूँ लिखते रहो। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और यहाँ पे कॉस्ट। ठीक है, अगर आपको याद हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट मैं बना देता हूँ दोबारा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो मैं आपको याद दिला दूँ, वो इस तरीके से होता है कि दोनों पैरेलल होते हैं, एक ही तरीके से घूम रहे होते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट यहाँ से होती है, जो फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। इनिशियली इट इज़ राइजिंग एट अ स्मॉलर रेट देन एट अ फास्टर रेट, ये टोटल कॉस्ट होती है। जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है जीरो से शुरू होती है, होती पैरेलल है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, और ये आपकी फिक्स कॉस्ट जो कि कांस्टेंट होती है। सही है। एवरेज की जब हम बात करते हैं तो पहले हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट का रिलेशनशिप देखते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर मैं बेहतर होगा कि नीचे एक और डायग्राम बना दो। डायग्राम हम बना रहे हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट की, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाली डायग्राम बनाते हैं, वो बेहतर समझ में आएगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है वो किस तरीके से होता है, देखें। आपको पता है फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, आउटपुट बढ़ा जा रहा है। आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ना मैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट, यहाँ भी टोटल बना दो ताकि हमें डिफरेंस रहे, ओवर आउटपुट। एवरेज निकालने का तरीका ये होता है ना, टोटल को डिवाइड करना आउटपुट से। सिमिलरली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ऐसी निकलेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओवर आउटपुट, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस है उसे डिवाइड कर दें। और इसी तरह एवरेज टोटल कॉस्ट में निकलेगी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। एवरेज निकालने के लिए आपने सिर्फ आउटपुट से डिवाइड करना है। ठीक है, या अगर आप लेबर की बात करें और एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड करना है, जो भी एक्स एक्सिस पे है उससे डिवाइड करना है। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो लेबर से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ लेबर से। जब हम कॉस्ट की बात करें तो हम टोटल आउटपुट से डिवाइड करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आपको पता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। आउटपुट बढ़ा जा रहा है, हम जब राइट पे जाते हैं तो अगर टोटल फिक्स कॉस्ट 100 है, आउटपुट 10 है, तो 100/10 वैल्यू आएगी 10। टोटल फिक्स कॉस्ट 100 ही है, आउटपुट 100 है, तो वैल्यू आएगी 1।
सही है ना। अच्छा ये इक्वल नहीं है ये, लेकिन मैं करना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली, मैं बता रहा हूँ कि आउटपुट अगर मैं बढ़ाता रहूँ तो होगा क्या। ठीक है, ये आ जाएगा 1, फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी 100, आउटपुट और बढ़ा दे 1000 कर दे तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, या सिमिलरली आप और आउटपुट बढ़ा दें तो क्या होगा 0.01। ये सिर्फ समझाने के लिए, ये क्या समझ में आ रहा है कि एवरेज जो है फिक्स कॉस्ट इट विल कीप ऑन फॉलिंग, ये लिख भी लोग यहीं पे, एवरेज फिक्स कॉस्ट विल कीप ऑन फॉलिंग एज मोर एंड मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। आउटपुट जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट उतनी ज़्यादा कम होती रहेगी। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनता है, अकाउंटिंग में भी इसी तरीके से बनाएंगे आप, क्योंकि वहाँ पे भी एवरेज फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है। तो आप ये ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस के करीब जाता रहेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ। ये ना, इसकी वैल्यू इनिशियली हाई होगी और फिर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहेगा वैल्यू फर्दर कम होती रहेगी, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देखा। एवरेज फिक्स कॉस्ट समझ में आ गई है तो ओके लिख के भेज दो। फिर हम ऊपर वाला पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ATC एंड ABC। पहले AFC समझ में आ गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दो। कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो। ठीक है, जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उन सबको समझ में आ गया, बाकी लोग समझ में आ गया है। एवरेज फिक्स कॉस्ट विल कीप ऑन फॉलिंग एज मोर एंड मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम गिराते रहेंगे, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है वही क्या है, वो ये है कि हमने रिलेशनशिप डिफाइन करना है बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, जिस तरीके से हमने यहाँ पे, चलो पहले मैं एवरेज टोटल कॉस्ट की ग्राफ बना दूँ। एवरेज टोटल कॉस्ट हमें पता है कि यू शेप्ड होता है, ये तो होगी एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम देखते हैं। उससे पहले आपको याद होगा कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में फ़र्क क्या होता है, फिक्स कॉस्ट का। ये कांस्टेंट है, टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, इसलिए इनका डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहता है और ये दोनों पैरेलल होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो इनका डिस्टेंस है वो कम होता रहेगा। एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हमें पता है कि टोटल जो है वो क्या है, एवरेज वेरिएबल प्लस एवरेज फिक्स। तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, या टोटल में से आप वेरिएबल माइनस करें तो फिक्स कॉस्ट मिलेगी, टोटल में से फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी। तो अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाना है वो इस तरीके से बनेगा, कुछ यूँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसमें हम ये शो कराते हैं कि इनिशियली जो डिस्टेंस है एवरेज टोटल कॉस्ट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से वो ज़्यादा है। डिफरेंस क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट ही है, लेकिन उसमें इनिशियली एवरेज फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि आउटपुट कम बना है। आउटपुट जैसे ही ज़्यादा होता रहेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती रहेगी, तो इनका डिफरेंस कम होता रहेगा। ये बात समझ में आ रही है, ये ग्राफ समझ में आया। इनिशियली इनका डिफरेंस ज़्यादा है क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, आउटपुट जैसे ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती रहेगी, तो इनका डिफरेंस भी कम होता रहेगा। दोनों यू शेप बनेंगे, लेकिन इस तरीके से। कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। एक ये ग्राफ हमने देखा और एक एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ देखा। कुछ पूछना है तो क्वेश्चन मार्क लिख दो, पूछ लो, दोबारा बता देता हूँ, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। जी बाकी लोग, समीर समझ में आ गया, नाहिल, मारू, सिमरा,
अनुषा, ओके, बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया। तो ये हमने देख लिया, इनका रिलेशनशिप, इनके जो बीच में जो गैप है वो कम होता रहेगा, ये हमने दिखाना है। अब फिक्स कॉस्ट को अपने आप में देखें तो वैल्यूज़ किस तरीके से जाएगी। ठीक है, ये पता होना चाहिए यार, लेकिन जब आप एक्चुअल इसकी डायग्राम बनाएंगे ज़रूरी नहीं है कि आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट को बिल्कुल इस तरीके से बनाएं। अगर आपने सिंपल इस तरीके से ही बना दिया, फॉर एग्जांपल आपने कहा यार कि यहाँ आउटपुट है, यहाँ कॉस्ट है, और आपने एवरेज कॉस्ट क्यों बनाई, ये एवरेज टोटल कॉस्ट है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ इस तरीके से बना दी। इसके नीचे ही रखना है आपने, ये तो पता होना चाहिए कम होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा, लेकिन डिस्टेंस आपने इस तरीके से इतना कम करके नहीं दिखाया जैसे हमने कहा था, तो इतना मसले की बात नहीं है। लेकिन ये पता इसलिए होना चाहिए, एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपसे इस तरीके से, और आपने अगर आंसर भी इस तरीके से बनाया तो बहुत अच्छी बात है, तो इससे मेरे को पता होगा कि यू नो द थिंग। ठीक हो गया। मूविंग ऑन, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन तीनों को एक ही साथ प्लॉट करते हैं कि डायग्राम पर, देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करती है। ठीक है, तो पहले तो हम एवरेज टोटल कॉस्ट बना देते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट यू शेप्ड, ठीक हो गया। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हमें पता है कि इनिशियली डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर डिस्टेंस कम होता रहेगा, ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो है, अच्छा मैं इनके पहले एक्सेस लिख दूँ, यहाँ पे आउटपुट और यहाँ पे कॉस्ट, और जिनका रिलेशनशिप है उस तरीके से कि हमें पता है एवरेज टोटल कॉस्ट को मिनिमम पे कट करती है जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, सिमिलरली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमम पे कट करती है। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहाँ इंटरसेक्ट होंगे, एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसी तरीके से जिस तरीके से एवरेज टोटल कॉस्ट को कट करती है। तो डायग्राम जो बनेगी मार्जिनल कॉस्ट की इसके साथ, वो बनेगी कुछ इस तरीके से। ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ये हमने थोड़ा ज़्यादा नीचे कर दिया, इतना एक्सेस को टच नहीं करेगी। इसको मैं एक सेकेंड वापस दिखा देता हूँ, तो जो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट दोनों को मिनिमम पॉइंट पर टच करेगी। जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा है बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट, एग्जैक्टली वही रिलेशनशिप होल्ड करता है बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब तक मार्जिनल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फॉलोइंग। ठीक है ना, इसको हम दिखा देते हैं। जब तक मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉलोइंग। ऐसे कर लेते हैं, क्यू नोट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मार्जिनल ज़्यादा हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, उस वक्त हम दिख रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग, उससे पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वाज फॉलिंग। ठीक हो गया, और मिनिमम पॉइंट पर टच करेगा ये। ठीक है, इस सेशन को मैं अलग से डायग्राम में दिखा देता हूँ। समझ में आ रही है सारी बातें? तो ओके लिख के कोई कंफ्यूजन पूछ लो, डायग्राम कॉपी कर लो। ओके, कोई कंफ्यूजन पूछ लो। जी बाकी लोग, जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके हम देख लेते हैं। अच्छा देखो, पहले तो ना ये मैं आपको बस ऊपर से बता देता हूँ कि हो क्या रहा है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। हो क्या रहा है वो आपको इस डायग्राम में दिख जाएगा।
हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों चीज़ों को मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन तीनों के साथ बना रहे हैं। इससे पहले हमने बनाया था साथ मार्जिनल कॉस्ट को और एवरेज कॉस्ट को। तो हमने कहा था कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कट करेगी एट इट्स मिनिमम, ये पॉइंट, ठीक है ना। ये हमने, मैं दोबारा दिखाता हूँ ये डायग्राम। हमने सिंपली क्या किया था कि मार्जिनल कॉस्ट बनाई और ये दिखा दी एवरेज टोटल कॉस्ट, और इसकी हमने पूरी रीजनिंग पढ़ी कि इनिशियली एवरेज फॉल क्यों हो रहा है, फिर बढ़ क्यों रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। अभी इसी डायग्राम में हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर दिया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट को हमने इनिशियली बनाया, ठीक है, इन दोनों को बनाया सिर्फ, और इनको ऐसे बनाया हमने कि इनका गैप पहले जो है वो ज़्यादा है, और फिर जो गैप है वो विद टाइम कम होता रहेगा जैसे जैसे आउटपुट ज़्यादा बनेगा। उसका रीज़न क्या है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट इज फॉलिंग, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती रहती है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, तो इनका गैप कम होता रहता है। पहले तो हमने ये दिखाया। फिर हमने लास्ट चीज़ क्या बात की, हमने कहा कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे। वो हमने कहा कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, दोनों को उनके मिनिमम पे टच करेगी। एवरेज वेरिएबल का जो मिनिमम पॉइंट है वो थोड़ा पहले आएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम थोड़ा सा बाद में आएगा, और इस तरीके से कट करेगी। ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट में बताया था कि एक इस तरीके से बनाते हैं, और आपने इनको टच ऐसे करवाना है। ये बिल्कुल वैसी डायग्राम है, इसमें सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमने ऐड किया। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये डायग्राम? तो ओके लिख के भेज दो, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो। कोई भी कन्फ्यूजन है पूछ लो, हम दोबारा कर लेंगे। ठीक है, जिन्होंने पूछा था समीर, ओके। अनुषा, बात समझ में आ गई है? ओके, ठीक है। तो ये हमने किया, और मैं आपको ये बता रहा था कि मैं लिख देता हूँ साइड पे, जो आपका रिलेशनशिप बिटवीन marginal cost and average variable cost is exactly the same as marginal cost and average total cost। जैसा एमसी और एटीसी के बीच में रिलेशनशिप था जो हमने पढ़ा कि इनिशियली एसी विल फॉल बिकॉज एमसी इज लेस देन एसी, फिर एसी का मिनिमम पे एमसी कट करेगा, सही है ना। ये हमने तीनों बातें की थी यहाँ पे। इनिशियली एसी विल फॉल बिकॉज एमसी इज लेस देन एसी, ठीक है। फिर एसी विल राइज बिकॉज एमसी इज ग्रेटर देन एसी, और एमसी विल कट एसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट, सही है ना। एसी मिनिमम कब है? जब एमसी और एसी इक्वल है। ये हमने बात की थी। बिल्कुल सेम रिलेशनशिप होल्ड करता है बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैं बना देता हूँ यहाँ पे आउटपुट कॉस्ट, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस तरीके से डील करेगी, और इसको थोड़ा और बेहतर बना देते हैं। ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। वही है कि इनिशियली ए बी सी इज फॉलिंग, वाई? बिकॉज एम सी इज लेस देन ए बी सी, फिर एम सी विल कट ए बी सी एट इट्स मिनिमम, उसके बाद ए सी इज राइजिंग बिकॉज एम सी इज ग्रेटर देन ए बी सी। बिल्कुल वही है। इसी डायग्राम में अगर मैं चाहूँ तो एवरेज टोटल कॉस्ट सेट कर दूँ, वो यहाँ हो जाएगी। ये मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट का ग्राफ आ गया, ये भी इसकी मिनिमम कट करेगा, और वही रिलेशनशिप है जो हमने डिस्कस किया पहले। ये आपकी कंप्लीट डायग्राम है एवरेजेस की।
जो हमने यहाँ पे ही बनाई। ठीक है, बिल्कुल वही डायग्राम है। कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। ओके, सुन रहे हो? बिल्कुल ठीक है। ओके, वन लास्ट थिंग, कॉस्ट को हम आज खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। बस एक लास्ट चीज़, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है ये चीज़, लेकिन थोड़ा ध्यान दें इस पर, समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। ये होता क्या है, मैं यहाँ पे ना एवरेज टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाया था, सॉरी टोटल कॉस्ट का, ये ग्राफ है टोटल कॉस्ट का। इसको थोड़ा और टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये ऑरिजिन है, आउटपुट कॉस्ट। अगर मैं ऑरिजिन से एक लाइन बनाऊं, ऑरिजिन से एक लाइन बनाऊं और मैं जाऊं टोटल कॉस्ट तक, ये जो लाइन है इसको L1 कर देते हैं। ये लाइन का जो ग्रेडियंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रेडियंट के स्लोप बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ द लाइन joining origin and total cost is equal to average cost। ठीक हो गया? जो स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ L1, इस लाइन का जो ग्रेडियंट है, इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो आपको बता रहा है, क्या बता रहा है वो आपको बता रहा है एवरेज कॉस्ट की वैल्यू। ठीक है, मतलब कि मैं कोई भी लाइन बनाऊं ऑरिजिन से, अगर मैं कोई दूसरी लाइन बनाऊं और यहाँ पे टच करवाऊं, इसको मैं L2 बोल दूं, तो ये इस लाइन का जो ग्रेडियंट होगा वो एवरेज कॉस्ट की वैल्यू होगी एट कितने यूनिट्स कर लेते हैं, Q2 कर लेते हैं, इसे Q1 कर लेते हैं। ऑरिजिन से हम लाइन ज्वाइन करेंगे टोटल कॉस्ट पे, उस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो इक्वल है एवरेज कॉस्ट के, एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक हो गया? अब ये बात थोड़ी समझने की वाली, पहले बात तो ये समझ में आ गई तो ओके लिख के भेज दो। सबसे जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज़ होती है इस चैप्टर में यही है, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक की बात समझ में आई तो ओके लिख के भेजो, पर ज़रा सा इसकी एप्लीकेशन क्या होती है बता दे तो। ओके, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आपको ना थोड़ी सी इसमें मैथ समझनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं है, बस ये आपने होपफुली पहले भी देखी होगी इतनी मैथ कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है L1 और ये एक लाइन है L2, ग्रेडियंट किसका ज़्यादा है, स्लोप किसका ज़्यादा है, L1 का स्लोप ज़्यादा है या L2 का स्लोप ज़्यादा है? ये देख के बता सकते हैं आप लोग, स्लोप किसका ज़्यादा है, L1 का या L2 का? ग्रेडियंट किसका ज़्यादा है? L2 कह रहे हैं सब, क्या कह रहे हो यार? बाकी लोग दोबारा दिखा देता हूँ। स्लोप किसका ज़्यादा है, L1 का या L2 का? आंसर इज L1। आप याद से कर लें कि अगर मैं एक बॉल यहाँ रखूँ और यहाँ रखूँ, जल्दी कौन सी गिरेगी? ये वाली गिरेगी, इसका स्लोप ज़्यादा है। जितना वर्टिकल होती रहेगी
मतलब उसको मैं और वर्टिकल कर दूं L3, तो स्लोप और बढ़ जाएगा, बॉल और जल्दी गिर जाएगी। ठीक है, स्लोप ज़्यादा है L1 का। ओके, बॉल हटा देते हैं हम वापस। अ, जी, ओके। मुझे ये बताओ कि सही है, L1 का स्लोप ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा वर्टिकल लाइन होती है उतना ज़्यादा स्लोप होता है। ठीक है, मैं इसको और बढ़ा दूँ, इसका स्लोप और कम हो गया। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे इस वक्त देख के बताएं, इन दोनों लाइंस में किसका स्लोप ज़्यादा है, L1 का स्लोप ज़्यादा है या L2 का? L1 का। ठीक है ना, ये हमें समझ में आ रही है बात। अब अगर मैं पूछूं कि एवरेज कॉस्ट, अच्छा हमने कहा कि जो स्लोप है लाइन का, ये लिखा ना हमने, द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द टोटल कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो स्लोप हमने कहा एल ज़्यादा किसका, L2 का। L2 का स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, हमने ये स्टेब्लिश किया क्योंकि ये वर्टिकल ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं बोलूँ इनमें से एवरेज कॉस्ट कम कहाँ होगी, Q1 पे कम होगी या Q2 पे कम होगी? एवरेज कॉस्ट कहाँ पे कम होगी, Q1 पे या Q2 पे? जी, एवरेज कॉस्ट कहाँ पे कम होगी, Q1 पे या Q2 पे? Q2 पे कह रहे हैं आप लोग? मैं दोबारा दिखा देता हूँ। नहीं ना यार, मैं फिर से बताता हूँ। इसका स्लोप हायर है। जैसे जैसे लाइन हम नीचे कर रहे हैं, स्लोप कम होता जा रहा है। ठीक है, जितनी वर्टिकल लाइन है उतना स्लोप ज़्यादा है। सही है, स्लोप की वैल्यू कम हो रही है अलोंग दिस। तो यहाँ पे L1 का स्लोप जो है वो कम है, L2 का स्लोप ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा वर्टिकल लाइन होती है उतना ज़्यादा स्लोप होता है। जितनी ज़्यादा फ्लैट लाइन होती है उतना कम स्लोप होता है। ठीक हो गया, तो ये ज़्यादा वर्टिकल है, मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है, L2 का स्लोप ज़्यादा है L1 से। मतलब L2, मतलब Q2 पे एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, Q2 पे एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है। सही है, क्योंकि स्लोप जो है वो एवरेज कॉस्ट बता रहा है। हम नहीं कह रहे स्लोप क्या बता रहे हैं, एवरेज कॉस्ट बता रहा है। तो L2 पे एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और L1 पे एवरेज कॉस्ट कम है। ये बात समझ में आई है? Q1 पे, L1 L2 नहीं बोलेंगे, वो तो हम लाइन बना रहे हैं, एक्चुअल क्वांटिटी की बात होती है। Q1 पे एवरेज कॉस्ट इज लोअर देन द एवरेज कॉस्ट ऑन Q2। जी जी जी, स्लोप बता के रहे, स्लोप क्या बता रहे, एवरेज कॉस्ट बता रहे। स्लोप एवरेज कॉस्ट बता रहे, एवरेज कॉस्ट, स्लोप जितना ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट उतनी ज़्यादा होगी, स्लोप जितना कम होगा एवरेज कॉस्ट उतनी कम होगी। ये बात समझ में आई है? मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्लोप जितना ज़्यादा है क्योंकि स्लोप दिखा गया रहा है, स्लोप दिखा रहा है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे L1 का स्लोप कम है बिकॉज वो काफ़ी फ्लैट है, L2 ऑलमोस्ट वर्टिकल है तो उसका स्लोप ज़्यादा है। तो L1 पे, मतलब Q1 पे एवरेज कॉस्ट लो है, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट हाई है क्योंकि इनका स्लोप, टोटल कॉस्ट का जो स्लोप है वो क्या है, एवरेज कॉस्ट। ठीक हो गया, इसको मैं बता दूँ एक बार। जी, क्लियर है ये चीज़?
at Q1 the average cost is higher than lower than the average cost in Q2. मैं फिर से बता रहा हूँ, आप ज़रा देखें, ये आपकी टोटल कॉस्ट की लाइन है, ग्राफ है, इसको ज़रा और कर्वी कर लें, नहीं इतना नहीं, ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। मैं अभी सिर्फ टोटल कॉस्ट को देख रहा हूँ, और टोटल कॉस्ट में मैं कह रहा हूँ जो भी लाइन ओरिजिन से टोटल कॉस्ट को टच करती है, इस लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो मुझे देता है एवरेज कॉस्ट L1, ठीक है, L2, ठीक हो गया। L1 पे हमें समझ में आ गया एवरेज कॉस्ट इज लोअर देन द एवरेज कॉस्ट ऑन L2, मतलब कि इसको क्वांटिटीज में कर लेते हैं, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी Q2 है, स्मॉल में कर लेते हैं, ये Q1 है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि एट Q2 एवरेज कॉस्ट इज लोअर बिकॉज स्लोप कम है, सही है ना, ये हमें समझ में आ रहा है। और मैं अगर ये बोलूं कि एट Q2 एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, मिनिमम मतलब इससे कम एवरेज कॉस्ट हो ही नहीं सकती, Q2 पे L1 लाइन है, और मैं कह रहा हूँ ऐसी में कोई लाइन बना ही नहीं सकता जिसका स्लोप L1 से कम हो। जो आप देखें ना, L1 से स्लोप कम होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी लाइन में बनाऊंगा वो वर्टिकल होगी, इसके आगे भी अगर मैं Q2 से आगे जाऊँ इस पॉइंट को टच करने के लिए, वो जो लाइन बनेगी वो ज़्यादा ऊपर होगी L1 के, तो मैं ऐसी लाइन बना ही नहीं सकता यहाँ पे जिसका स्लोप L1 से कम हो, मतलब कि एट L1 मतलब एट Q2 माई एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। ये बात समझ में आई है, मिनिमम है, क्योंकि मैं ऐसी कोई लाइन बना ही नहीं सकता जिसका एवरेज कॉस्ट से, जिसकी जो स्लोप हो वो L1 से कम हो। ये बात समझ में आई है, एवरेज कॉस्ट मिनिमम है Q2 पे। इसका मतलब अगर मैं इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एवरेज कॉस्ट का ग्राफ बनाऊं, एवरेज टोटल कॉस्ट का, तो वो मिनिमम किस पॉइंट पे होगी, इस पॉइंट पे होगी Q2 पे। उसके बाद से फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो आपको दिख रहा है, उसके बाद से फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आई है, ये ग्राफ कॉपी कर लो, समझ में आई तो ओके लिख के भेज दो, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। जी, जब जब स्लोप कम होगा तो एवरेज कॉस्ट कम होगा, बिल्कुल क्लियर है। स्क्रीन दोबारा कर ले जो, ओके। इसकी नोट्स में लिख लो साइड में कि वी कांट ड्रॉ लाइन joining origin and total cost that has a lower slope than L1। तो L1 पे जो क्वांटिटी है उस वक्त लोएस्ट स्लोप आ रहा है, लोएस्ट स्लोप का मतलब एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, क्योंकि द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द टोटल कॉस्ट ग्राफ इज एवरेज कॉस्ट। स्लोप जितना कम है एवरेज कॉस्ट उतनी कम है, एंड सो ऑन। और इसी कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एवरेज टोटल कॉस्ट को दिखा भी दिया, ठीक है। इसको हम ज़रा सा रह गया, वो हम कंटिन्यू करेंगे मंडे को इंशाल्लाह। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो गुड सीन है, और
मंडे को हम फिर लॉन्ग रन कॉस्ट की तरफ चलेंगे। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो हम क्लास खत्म कर रहे हैं। ओके ठीक है, देन क्लास हम एंड कर रहे हैं।